So let's start with this new topic. It's an easy one and a relatively small one. So we will try and cover it up in one lecture, inshallah. Okay? It's a very small topic. It's about non-current assets held for sale and discontinued operations. Just like I told you, discontinued would mean that you do not want to do it anymore. It can be a product, it can be a service, it can be a branch, it can be a franchise, जो भी है आपकी, और आप उसको नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? कोई एक सेगमेंट है आपके बिजनेस का और आप नहीं करना चाह रहे हैं, बस ठीक है, उसको हटा दें. अब जब उसको हटाएंगे तो उसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, ठीक है? उसको बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ पे शो करेंगे, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे शो करेंगे और कैसे शो करेंगे. सो दिस चैप्टर इज अबाउट दिस. ओके, अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. और इसके अंदर हमारे पास जो IFRS आ रहा है, दैट इज आई गेस 5. ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग ओवर हियर. वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि किस तरह उसको, उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कहाँ पे शो करना है और कैसे शो करना है. IFRS 5 है, which will deal with non-current assets held for sale. ठीक है, वो non-current asset, fixed asset, जिनको मेरी इंटेंशन है मैनेजमेंट की कि मैं बेच दूंगा. ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे कि इस साल में बेचूंगा, और कंफर्म हो कि मैं अपना इंटेंशन बदलूंगा नहीं, मतलब कंफर्म हो कि नहीं बदलूंगा. ये नहीं कि मैं बाद में बोलूँ नहीं यार बस नहीं बेचता. ठीक है, ओके. एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इसका फिर एक पार्ट है, यानी या तो एसेट्स आप बेच रहे हैं अपने, या फिर आप बिजनेस का एक सेगमेंट बेच रहे हैं. ठीक है, दोनों चीजें. हेल्ड फॉर सेल, इसका मतलब ये है हेल्ड फॉर सेल. अगर हेल्ड फॉर सेल है तो फिर किस अमाउंट पे लिखूं इसको, दिस इज द पॉइंट. किस अमाउंट पे लिखूं, क्या मैं इसको वही कैरिंग अमाउंट पे लूं, यानी मार्केट से कोई अमाउंट लूं. हमने पिछली बार पढ़ा था ना, रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट होती है, फिर रिकवरेबल के अंदर फिर दो चीजें पड़ी थी. ठीक है, कि क्या वो फ्यूचर वैल्यू इन यूज, वो चीज फाइंड आउट करूं, यानी मार्केट से पता करूं कि मार्केट में क्या उसका रेट है. तो ये चीजें पढ़ेंगे. Measurement of non-current assets held for sale and finally discontinued operations. तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हमने पढ़ने हैं, और दोनों में तकरीबन आपको आधा समझा चुका हूँ इस तरह बातों को. ठीक है, अब हम यहाँ पे जो रूल्स देखेंगे वो सारे क्लियर कट हैं और आपको समझ आ जाने चाहिए कि वो क्या है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हेल्ड फॉर सेल. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेल्ड फॉर सेल. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हेल्ड फॉर सेल क्या है. पॉज. Okay, so now, when would I call it as held for sale? मैं कब उसको बोलूं कि वो held for sale है? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये held for sale है? ठीक है, मैं तब कहूंगा जब वो उसकी carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuous use. So that means I'm not using it and getting that money out of it. I'll be selling it off in the market and then get the money. प्रिंसिपली, यानी उसका जो मेजर पोर्शन है वो मैं ले लूंगा. तब मैं उसको कहूंगा कि यस, नाउ दिस इज कॉल्ड एज हेल्ड फॉर सेल. जब मैं किसी नॉन करंट एसेट को बेचकर उससे फायदा लूं रादर देन टू यूज इट एंड गेट दैट मनी, रिकवर दैट मनी फ्रॉम देयर. ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड एज हेल्ड फॉर सेल. अब इसके लिए कुछ कंडीशंस है जो होनी चाहिए. कंडीशंस क्या क्या है कि बस उसको मैं बेच रहा हूं इसी तरह, ये नहीं कि इसके अंदर यार पहले फाइन ट्यून करो, उसको पेंट भी करो, उसको ये भी करो, बस जिस तरह है उसको बेच दो. ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन में जो कंडीशन उसकी है उसमें उसको बेच दूंगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल हो गया. जिस दिन मैंने इंटेंशन कहा ना कि इसको मैं लिख दूं हेल्ड फॉर सेल, तो उस दिन से इट इज अवेलेबल फॉर सेल. एनीबडी कैन बाय इट नाउ. वो लोग इसको खरीद सकते हैं, जो भी आ गया कस्टमर में बेच दूंगा. एक चीज. सेकेंडली, मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसको बेच रहा हूं, मतलब फुल प्रोबेबिलिटी है कि बेच रहा हूं. ऐसा ना हो कि यार 50-50 यार पता नहीं बेचूंगा. ठीक है, तब ये इट्स नॉट हेल्ड फॉर सेल. अगर द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, ऑलमोस्ट कंफर्म है कि बेचूंगा, व्हिच मींस आई हैव अ प्लान टू सेल इट. यार ये नहीं बनाना, इस तरह का मार्कर नहीं बनाना, ये इस तरह का नहीं बनाना, इस तरह का बनाना, तो बस इस वाली जो चीजें वो बेच दो. ठीक है, तो बेच दो, तो बस इसका मतलब ये है कि प्रोबेबल है. ठीक है, ऑलमोस्ट 100% है कि मैं बेचूंगा. ठीक, अनलेस कोई बहुत बड़ा काम हो गया नहीं बेचूंगी, तो अदरवाइज मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं इसको बेचूंगा. एंड आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर द बायर. मैंने आपसे कहा ना बायर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई मार्कर्स नहीं बनाता. सिर्फ 4-5 फैक्ट्रीज हैं पूरे पाकिस्तान में जो मार्कर्स बना रही हैं, तो उन्हीं को अप्रोच करना है. तो उनके लिए मैंने क्या किया है, आई हैव आस्क्ड अ मिडलमैन, आई हैव आस्क्ड अ ब्रोकर, आई हैव आस्क्ड एन एजेंट, जो भी है, जो भी आपके, उसको मैंने कह दिया है, और वो ट्राइंग टू लोकेट अ बायर, वो ढूंढ रहा है, बायर को ढूंढ रहा है. ठीक है, अब इसको हेल्ड फॉर सेल लिख दिया. फिर एक और चीज, एक्टिवली मार्केटेड एट अ प्राइस विच इज रीजनेबल. ऐसा ना हो कि मैं इसके मांग रहा हूं 20 करोड़,
नहीं, इसको मैंने यूज भी किया है ना कुछ अर्से, सो आई गॉट दैट मनी आउट ऑफ इट, दैट बेनिफिट आउट ऑफ इट, तो उसको तो बीच में से हटाए ना यार, और फिर देखें कि उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आई है, और फिर देखें मार्केट में कितने का है, और उसके मुताबिक एक रीजनेबल रेट लगाए, ठीक है यार। एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट इनटू द मार्केट फॉर मार्केट्स, तो इसका मतलब ये मैं इसको महंगा बेच सकता हूँ, महंगा बेच दूँगा, इसका मतलब जो मैंने इसका जो सेलिंग प्राइस मैंने रखूंगा वो महंगी रख सकता हूँ। लेकिन इफ नोबडी इज लुकिंग फॉर मार्केट्स एंड देयर इज ओनली वन कंपैटिटर, आई ओनली हैव वन कंपैटिटर, सिर्फ 2 फैक्ट्रीज है जो पूरे पाकिस्तान में जो मार्केट्स बनाती हैं, तो फिर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो फिर मैं एक ऐसी रीजनेबल प्राइस रखनी चाहिए जो कि जिसपे ये बिक जाए, ठीक है। सो दिस प्राइस वुड बी लो, सो मेक श्योर दैट प्राइस इज अ रीजनेबल वन, ठीक। अगर ये चीजें होती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि सेल का चांस ज्यादा है, नहीं तो फिर चांस नहीं है। अगर मैं इसकी प्राइस बहुत ज्यादा रख दूं, नोबडी वुड बाय इट, ठीक है, देन दैट मींस आई एम नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इट, बस मैं वैसे ही कह रहा हूं कि मैं बेचना चाहता हूं, मैं बेचना नहीं चाह रहा सर, ठीक है, ओके। एंड मैंने आपसे कहा ना कि 1 साल, अभी आज मैंने कह दिया और मैं कोशिश करूंगा इस 1 साल के अंदर बिक जाए, सो इट शुड बी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, जब मैंने बोल दिया कि इसको बेचूंगा उसके 1 साल के अंदर मैं इसको बेचना है, ठीक है, तो फिर ये हेल्ड फॉर सेल आप लिखेंगे इसको, तो अदरवाइज आप नहीं, आप कहेंगे यार जब भी आ गया भाई, 1 साल में आ गया, 2 में आ गया, 3 में आ गया, इसकी लाइफ अभी पड़ी हुई है 10 साल, तो उस तक इस्तेमाल करता रहूंगा, जब आ गया तो बेच दूंगा, सो दिस इज एक्चुअली नॉट फॉर हेल्ड फॉर सेल, दिस इज दैट कॉन्सेप्ट कि हाँ ठीक है, आई एम यूजिंग इट, आई विल कीप डिप्रिशिएटिंग इट, बट इफ लेट्स से बायर कम्स देन आई विल सेल इट, तो फिर वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है, गॉट द आइडिया ना, ओके। इट इज अनलाइकली, अच्छा, और मैंने आपसे कहा कि मेरी इंटेंशन जो है वो चेंज नहीं होगी, इट इज अनलाइकली दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द प्लान विल बी मेड और दैट द प्लान विल बी विथड्रॉन, यानी ये प्लान ना तो मैं चेंज कर रहा हूं जो मैंने प्लान बनाया कि मशीन बेचूंगा, और ना ये प्लान मैं वापस लूंगा कि नहीं यार नहीं बेचता, ठीक है, इसके पूरे चांसेस है कि ये प्लान चेंज नहीं होगा, अनलाइकली नहीं होगा, क्लियर। ये सारी चीजें हो जाए, इसको लिख दें हेल्ड फॉर सेल, सही है, ठीक है। अब अगर हेल्ड फॉर सेल लिख दिया है तो फिर इसको यार किस रेट के ऊपर लिखूं, व्हाट शुड बी द अमाउंट, किस अमाउंट के ऊपर लिखूं, ओके। अगर इसको हेल्ड फॉर सेल मैंने लिख दिया तो देखिए मेरे पास तो 2 अमाउंट्स होती हैं नॉर्मल, एक वो अमाउंट जो मेरी बुक्स में आ रही है, व्हाट डू वी कॉल इट, कैरिंग अमाउंट, एक तो मेरी कैरिंग अमाउंट, और एक वो अमाउंट है जो कि मार्केट के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू। लेकिन जब ये मशीन है और इसको मैं बेचूंगा, सो आई विल नीड टू dismantle it, plus if the buyer asks me to transport it to the location, उसके ऊपर भी पैसे लगेंगे, so you need to keep in mind cost to sell, जिस ब्रोकर को मैंने कहा है वो कहेगा मुझे भी कमीशन दो, उसको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आपने ये दोनों चीजें देखी, कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और इन दोनों में से जो सी भी लोअर है उसके ऊपर उठाकर इसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं, सही है, क्लियर हो गया, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब लिखेंगे कैसे, इट शुड बी रिटन प्रेजेंटेड सेपरेटली। अब आप मैंने इसको अलग करके बताना ना यार कि ये चीज मेरे पास नहीं होगी, 1 साल मैं इंटेंशन है तो मतलब 1 साल के अंदर मैं बेचूंगा इसको, ओके। सो इट शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फेस के ऊपर ही आ रहा होगा, लेकिन अलग से लिख दूंगा कि हाँ ये बेचना है। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था, बिकॉज आई वांट टू सेल इट ऑफ इन द कमिंग ईयर, इन 1 ईयर, सो दैट मींस इज इट अ करंट, हाँ, इट्स नो मोर नॉन करंट, इट्स करंट, तो मैं करंट एसेट में इसको लिख दूंगा कि दिस इज द एसेट व्हिच इज हेल्ड फॉर सेल, साथ लिखूंगा ताकि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो देखे, वो पता चले हाँ ये अगले साल शायद ये ना हो, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, अनलेस समथिंग अनयूजुअल हैपेंस, ये नहीं होगा, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा, इसको इस्तेमाल तो अब मैं उस कंडीशन से नहीं कर रहा ना, उस इंटेंशन से, दैट मींस इट विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड, दैट्स द स्टोरी, ये स्टोरी है, सही है, क्लियर है स्टोरी, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, क्लास आसान है, ओके। लेकिन सर जब इसको हम सेल करने का इंटेंशन रखते हैं तो फिर उसको फिर लोअर वैल्यू ऑफ द कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू क्यों करते हैं, अगर सेल कर रहे हैं फिर तो हाई अमाउंट करनी चाहिए, हाई अमाउंट करनी चाहिए, ओके।
मैंने एक एसेट लिया और उसको मैं इस्तेमाल किया, मैंने कुछ अर्से इस्तेमाल किया, बट देन आई रियलाइज यार देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट, ठीक है, आई हैव डेप्रिशिएटेड इट ओनली फॉर 1 ईयर, इट्स अ 10 मिलियन एसेट, इट कैन बी यूज्ड फॉर 10 ईयर, आई हैव यूज्ड इट फॉर 1 ईयर ओनली, सो नाउ द बुक वैल्यू इज 9 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन चला गया, कैरिंग अमाउंट 9 मिलियन, लेकिन मुझे पता चल गया यार ये काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, मैं मार्केट में देखता हूँ मार्केट में इसका रेट क्या है इस किस्म की मशीन्स का, अगर इस कंडीशन में 1 साल चली हुई मशीन लूँगा तो कितने की होगी, फिर मैं कहता हूँ यार इस मशीन को मैं खोलूँगा, डिसमेंटल करूँगा, ऐसे उठाऊँगा, दूसरी जगह मूव करूँगा, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, या इतने तो देने पड़ेंगे ना कि यहाँ से उठा के इसको बाहर रख दूँ, whosoever is the buyer वो बाय कर वो आके लेगा, लेकिन यार इसकी तो मार्केट में कीमत जो है वो 5 मिलियन, ठीक है, मेरे पास बुक्स में 9 मिलियन आ रही है, सो व्हाट इज द चांस, व्हाट वुड आई रियलाइज आउट ऑफ द सेल, वुड आई रियलाइज 9 मिलियन आउट ऑफ द सेल और 5 मिलियन, 5 मिलियन ना, तो फिर प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, प्रूडेंस क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स नहीं लिखने, लेकिन अगर लॉसेस है तो उसको अभी से लिखना शुरू कर दो, प्रोविजंस क्रिएट करना शुरू कर दो, तो इसका मतलब ये है कि अभी से उसको फेयर वैल्यू वाली अमाउंट पे लिख दें, कैरिंग अमाउंट पे मत लिखें, कैरिंग अमाउंट आपकी ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई लोअर, दैट्स व्हाई यू नीड टू गो फॉर अ लोअर, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना यार, ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे अगर आप फॉलो करें, व्हाट इफ यू आर यूजिंग दी रीवैल्यूएशन मॉडल, तो फिर क्या करेंगे, जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं एसेट्स के साथ, वो तो आपने फर्स्ट टाइम कर दिया ना, अब नेक्स्ट डेट आ गई बैलेंस शीट की, आप क्या करेंगे, फिर दोबारा देखूंगा या उसको डेप्रिशिएट करूंगा, सो व्हेन दे आर रीक्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, दीज एसेट्स शुड बी दोबारा रीवैल्यू करें, ठीक है, जब दोबारा रीवैल्यू होगी तो वो पता चल जाएगा कि अभी कितनी वैल्यू है उसकी, आपको पता चल जाएगा कि इज इट अ रीवैल्यूएशन गेन और अ लॉस, एंड नाउ आफ्टर दिस रीवैल्यूएशन यू कैन रीक्लासिफाई इट, उसके बाद रीक्लासिफाई करते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन पहले करनी है अगर रीवैल्यूड एसेट है, और अगर नहीं एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है तो फिर लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सही है, क्लियर है भाई, ये स्टोरी खत्म, दिस इज वन टॉपिक दैट, ठीक है, क्लियर, ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिए, नाउ ऑन 1st January 2021, 1st January 2021, okay, what happened, Vishal company bought a stamping machine for 20,000, so your cost is 20,000, it has an expected useful life of 10 years, 10 years life है, and a nil residual value, तो इस तरह करेंगे, yes sir, okay, ये हो गया, on 30th September 2023, ये 21 हो गया, 21 खत्म, 22, 23, और 23 का कौन सा मंथ, 30th September, that means September भी चला गया, पूरा हो गया, okay, okay, 30th September 2023, Vishal company decides to sell the machine and starts actions to locate a buyer, और हमने कहा था when you decide and when you start looking for a potential buyer, then you can classify it as held for sale, आप कर सकते हो, चलें जी, अब मैंने कर दिया, the machines are in short supply, whenever this is the condition, that means it can be sold at a higher price, the machines are in short supply, so Vishal company is confident that the machine will be sold fairly quickly, एक तो जल्दी बिकेगा, एक रेट अच्छा मिलेगा, its market value at 30th September 2023 is 13,500, इस दिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 13,500, and it will cost 500 to dismantle the machine, इसने वो आपको बता दिया कि कितना लगेगा 500, तो इसको हम क्या करते होते हैं, माइनस करते होते हैं, 500 माइनस करते होते हैं, okay, and it will cost 500 to dismantle the machine and make it available to the purchaser, so that means it is 13,500, but for me it will be 13,000, okay, सही है, the machine has not been sold at the year end, year आपका स्टार्ट होता है ईयर ना 1st जनवरी से दिसंबर तक, ठीक, मैंने डिसाइड कब किया 30th September, so how much time do I have, 3 months. why 3 months, what did we say over here, Decided. 1 year. within 1 year, this is what you have decided, and this IFRS tells you that you have 1 year, ठीक है, मेरे पास 1 साल है, ऐसा ना हो कि आप लोग 30 दिसंबर को डिसाइड करेंगे यार बेचना है और फिर अगले दिन बैलेंस शीट आ गया, okay, but that 1 year is gone,
नहीं नहीं, एक साल आपके पास है, IFRS कहता है एक साल है आपके पास, एक साल तक आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव सीरियस इंटेंशंस एंड यू आर ट्राइंग टू लोकेट अ बायर, अगर आप बायर को ढूंढ रहे हैं और आपने प्राइस भी रीजनेबल रखी हुई है, ऐसा ना आपको 20 करोड़ में बेचूंगा, ठीक है, एक रीजनेबल प्राइस के साथ मैं इसको बेच रहा हूँ, यानी बिक जाएगी, चांसेस है कि बिक जाएगी इंशाल्लाह। ओके, अच्छा ये इंशाल्लाह अंग्रेज नहीं कहते, ठीक है, आप कहते हैं। ओके, ये हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अब आपने यहाँ पर ये करना है कि अगर मैं इस जगह पर आ गया हूँ तो मेरे पास अभी टाइम है, I still have time, but the year ends. The year ends at 31st December. So I need to write it in my financial report में कहीं ना कहीं पे तो आएगा, ठीक है। अब इसको लिखना है, अब बताएं किस वैल्यू पे जाएगा और कहाँ पे जाएगा। This is the question in front of me. मैंने कैलकुलेशंस कर दिए ताकि आसान हो जाए जी। इस वैल्यू पे जाएगा। पहले इसको तो फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू कितनी होगी। ये 2 साल की और देखें एक साल का कितना बनता है, 2000। अच्छा, फर्स्ट एक साल 21 2000 हो गया, फिर दूसरा साल कितना हो गया, 4 हो गया, 2 ही हो गया, 2 ही हो गया, फिर ये तीसरा साल ये कितना है, 9 महीने 1500, कितने मंथ्स हुए, ठीक है। 9 months। तो इसका मतलब ये है कि 2000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 1500, तो इसका मतलब ये है कि 2 + 2 and 1500 दैट मींस सॉरी 40 5500, सॉरी सर, 5500, ओके 5500, तो इसका मतलब कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, 14500, 14500। व्हाट इज द रूल से, लोअर ऑफ द लोअर ऑफ, तो ये लूं या ये ये लो 13000, तो इसका मतलब इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आई विल शो इट एट 13000 एंड वेयर विल आई शो इट, करंट एसेट्स, ठीक है, गॉट द आइडिया, क्लियर, डन। एक टॉपिक सर एक साल जब हो गया तो सेल नहीं किया तो IAS 16 पे अगर हम रिव्यू करेंगे तो 14500 नहीं देंगे। लेकिन क्या ये वो वाला एसेट है जिसको मैं नॉर्मली रीवैल्यू करता होता हूं, क्या ये वाला एसेट है, उसने नहीं बताया ना। अगर ये रीवैल्यूएशन वाला एसेट होता जो अभी भी रीवैल्यूड अमाउंट पे शो हो रहा होता, तो फिर हमने कहा था कि आपने हर साल के एंड पे रिव्यू करना है और आपने देखना है अगर इसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आई और इसका वो जो अमाउंट है वो उसके बराबर है जो मार्केट में आ रहा है तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं दोनों में फर्क है तो दोबारा रीवैल्यू करें। तो अगर ये रीवैल्यूड एसेट होता तो आज के दिन मैं इसको दोबारा रीवैल्यू करता, जब मैं रीवैल्यू करता तो ये आ जाता, ठीक है, ये आ जाता, जब ये आ जाता मैं इन दोनों को दोबारा देखता, चेक करता, फिर 13000 तो फिर भी मैं 13000 पे करता, आता है 13000 पे, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ द एसेट इन द मार्केट, ठीक, रीवैल्यूड अमाउंट। I will what will I do, मैंने इसको रीवैल्यू किया तो मैं क्या करूंगा, फिर क्या चीज अराइज होती है जब भी रीवैल्यू होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, उसको रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद क्लासिफाई करूंगा, उससे पहले क्लासिफाई नहीं करना अगर रीवैल्यूड एसेट हो। लेकिन यहां पर इसने कहीं भी नहीं लिखा कि रीवैल्यूड एसेट, ठीक है, बल्कि उल्टा इसने आपको बता दिया। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज एन एसेट which is recorded at historical cost, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है ना, assets can either be recorded at cost or revalue, clear है क्लास, any problem नहीं, ओके। आगे चलते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस पे। ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया है क्या होते हैं और वही होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। बिजनेस पूरा नहीं, कंपोनेंट, कोई ब्रांच, कोई फ्रेंचाइज, कोई पार्ट, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, so is a component of an entity that has either been disposed of or is classified as held for sale, that is called as discontinued operation, उसको हम लोग बोलते हैं discontinued operation, यानी जिसको मैं या तो बेच चुका हूं या जिसको मैं अभी held for sale लिख दूंगा और एक साल के अंदर अंदर इसको बेच रहा हूं और मेरा पूरा इंटेंशन है कि इसको बेचूंगा, इसकी मार्केट के अंदर मैंने बायर लोकेट करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया है और मैंने इसकी प्राइस इतनी रीजनेबल रखी है कि ये चीज बिक जाएगी, ठीक है, ओके। सो देन इट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई, ओके। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये पूरा बिजनेस नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, सो इट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। मैंने कहा मैं मार्कर्स बनाता हूं और फाइल्स बनाता हूं, मैं कहता हूं यार फाइल्स नहीं बिकती, इसको बेच दो, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल एनीमोर, तो बस ठीक है, एक पार्ट में बेच लो, एक कंपोनेंट बेच लो, बस ठीक है,
दिस इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ओके, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया, मैंने आपसे कहा ब्रांच, हमने एक ब्रांच यहाँ पे खोली हुई है, एक ब्रांच हमने खोली हुई है चारसदा के अंदर, वहां पे कोई चीजें खरीदता नहीं है, तो मैंने चलाई है 2-3 साल, लेकिन बस अब मैं कह रहा हूँ याद नहीं होता, ठीक है, इसको बंद कर, ज्योग्राफिकल एरिया बंद कर दें, ठीक है। दैट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशंस इज पार्ट ऑफ अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान टू डिस्पोज ऑफ अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस। मेरा एक प्लान है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कर्टेल कर रहा हूँ उन ब्रांचेस को जो कि नहीं काम कर रहे। सबसे पहले चारसदा वाली ब्रांच बेचूंगा, उसके बाद फिर नौशहर वाली ब्रांच बेचूंगा, उसके बाद कोहाट वाली बेचूंगा। तो ये पहला स्टेप है, ये इस प्लान का पहला स्टेप होगा। तो ठीक है, इट्स डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। या मैंने एक सब्सिडरी एक्वायर की थी, अब मैं कहता हूँ नहीं यार इसका मजा नहीं है, इसके अंदर मैंने शेयर्स लिए थे 55%, 51 या उससे ज़्यादा, ठीक है, और अब मैं कहता हूँ यार वो मज़ा नहीं आ रहा है यार, बेच दो। सो इवन दैट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक है, समझ आ गई? ये सारी बातें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होती हैं। अगर आप अपनी कोई सब्सिडरी देख रहे हैं, ठीक, उसको बेच रहे हैं, अगर आप कोई बहुत सारी चीज़ें बेचना चाह रहे हैं एक लाइन ऑफ बिजनेस में, और ये पहली चीज़ है, देन अगर आप एक अलग आप चीज़ें बहुत सारी करते हैं, उसके अंदर एक प्रोडक्ट अलग से बेचना चाह रहे हैं, एक फ्रेंचाइज कुछ ज्योग्राफिकल एरिया का बेचना चाह रहे हैं, तो ये सब चीजें आर कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। गॉट द आइडिया क्लास? गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? जाओगे? ओके, अच्छा, अब इसको यार कहाँ पे शो करें और कैसे शो करें? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इसको बेचूंगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होता ना कि प्रूफ एकदम बेच जाए, इट डज नॉट हैपन लाइक दिस, ठीक। मैं बनाता हूँ मार्कर्स, और मार्कर्स की एक फैक्ट्री मेरी है या एक आउटलेट मेरा है चारसदा में। चारसदा में इतनी मार्कर्स की डिमांड ही नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स हैं लेकिन दे यूज चॉक, तो इतना जल्दी तो नहीं बेचेगा। और IFRS कह रहा है 1 साल है, तो बस ठीक है 1 साल के अंदर बेच दूंगा, ठीक। लेकिन यार अब एंड ऑफ ईयर आ गया, जिस तरह यहाँ पे एंड ऑफ ईयर आ गया, तो अब इसको शो करना है। अब अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको शो करता हूँ तो यूजर समझेगा कि ये दिस इज पार्ट ऑफ माय बिजनेस, बट आई हैव ऑलरेडी मेड एन इंटेंशन टू सेल ऑफ दिस पार्ट। तो क्या अच्छा नहीं है कि मैं इसको यूजर को बता दूं कि यार ये वाला पार्ट बेचूंगा? चाहिए ना? चाहिए कि मैं यूजर को बताऊं ना, सो दैट यूजर हैज एन आइडिया कि अगले साल ये पार्ट नहीं है, तो अगले साल अगर चारसदा वाली ब्रांच नहीं है तो जो उस ब्रांच से रेवेन्यू आ रहा है वो आएगा। तो फिर इसका मतलब ये कि चारसदा की ब्रांच का रेवेन्यू भी अलग करके शो करूं, और जो चारसदा की ब्रांच के जो एसेट्स हैं उसको भी अलग करके शो करूं। गेटिंग एन आइडिया? यू गेटिंग एन आइडिया ना? तो फिर इसको शो कैसे करूंगा यार? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो एक तरफ आ रही होती है ना, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मार्जिन, फिर उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट। तो इसमें कैसे शो करूं? एनी आइडिया या नहीं? बताओ, बता दो। मैं पहले अपनी पूरी स्टेटमेंट बना दूंगा विदाउट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, उसको निकाल कर। जब मैं अपना सारा कंप्लीट कर लूं जो है मेरे पास, जिसको मैं नहीं बेचता, उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी फाइंड आउट करूं, फिर उसके बाद मैं लेकर जाऊंगा अपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को, ठीक है, और उसका लिख दूंगा कि उसका पोस्ट टैक्स प्रॉफिट या लॉस कितना है, और फिर दोनों को ज्वाइन करके बता दूंगा। सो दैट मीन्स अगर मेरा यूजर देखे कि मेरा मेजर जो बिजनेस है वो कर रहा है 1 मिलियन का प्रॉफिट, और इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं लॉस फ्रॉम चारसदा ब्रांच, और वो आ रहा है 2 मिलियन, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 1 मिलियन का लॉस। लेकिन मेरे यूजर को पता है कि यार ये चीज तो बिक जाएगी, ये नहीं होगी, असल में जो हमारा काम है वो तो ये है। सो यूजर विल गेट अ बेटर आइडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय बिजनेस। उसको पता है यार ये तो बेच रहा हूं मैं, ये तो हट जाएगा, तो अगले साल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह दोनों को अलग अलग शो करना है और फिर टोटल शो करना है। जरूरी नहीं है कि लॉस हो, क्या पता इसका प्रॉफिट भी आ रहा हो लेकिन लेट्स से 0.1 आ रहा हो सकता है, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, लेकिन कम से कम यूजर को अंडरस्टैंडिंग होगी कि या अगले साल ये 0.1 वाला प्रॉफिट भी नहीं होगा, या अगर लॉस आ रहा है तो वो 0.1 वाला लॉस या 1 वाला लॉस नहीं होगा, ठीक है। By showing the performance of discontinued operations separately, मैं अलग से बताऊंगा, so that my user will know about
रिमेनिंग ऑपरेशन, उसको पता होगा रिमेनिंग ऑपरेशन क्या है, अच्छा है बुरा है, ठीक है। और फिर वो फोरकास्ट कर सकता है फ्यूचर में कि यार इस साल इसने कमाया 1 मिलियन, तो अगले साल हो सकता है 1.2 पे चला जाए बिकॉज इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ठीक है। बाय द वे इकोनॉमी की हालात जो है, कल अगर आपने न्यूज़ देखी है तो अल्लाह खैर करे बस, ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे, अभी ऑन रिकॉर्ड है। ओके, सो लॉस, ठीक है। तो आपने अलग से बताना है, आपने अलग से बताना है किस तरह, पूरी स्टेटमेंट पूरी कर कर, अपनी स्टेटमेंट पूरी करके, और उसके बाद बताना है, ठीक। गॉट द आइडिया? अब किस तरह बताना है आपने, हमने क्या कहा था, ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट और ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट एंड लॉस हम पूरी चीजें नहीं लिखते, वर्किंग्स नहीं शो करते, हम सिर्फ एक लाइन शो करते हैं। तो आपने ये एक लाइन शो करनी है, हालांकि ये कह रहा है कि कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड ना करें, सिर्फ ये एक लाइन शो करें, ठीक है। लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन या प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन चर्च द ब्रांच, ठीक, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपका सिचुएशन है। तो आप क्या करेंगे, आप टोटल बताएंगे पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, बिल्कुल फाइनल, क्योंकि ये भी आपने अपना फाइनल बताया ना, तो ये भी फाइनल बताया ताकि दोनों ऐड हो जाए, ठीक। सो यू विल टॉक अबाउट पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, या सारा बताना, ये सारा बताना आई वुड नॉट से यार, ये ना, ये काम ना करें। पोस्ट टैक्स गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड ऑन द मेजरमेंट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन द डिस्पोजल ऑफ द एसेट कंस्टिट्यूटिंग द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक है। आई वुड से कि टोटल बता दें, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट बता दें, पोस्ट टैक्स गेन और लॉस, ये गेन और लॉस उन एसेट्स का जो है वो भी आप बताएंगे। आप फुल स्टेटमेंट ना बताएं, हाँ वर्किंग में फुल स्टेटमेंट बता दें, अभी मैं आपको बता दूं वर्किंग में फुल स्टेटमेंट इसकी कैसे आएगी, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर होगी, किस तरह शो करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, क्लियर है। पहले अपनी प्रॉफिट और लॉस बनानी है, पहले अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है, उसके बाद जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उसका पोस्ट टैक्स फाइनल फिगर बताना है, ठीक है। टैक्स से पहले वाला फिगर नहीं, फाइनल फिगर बता दें और उसको साथ ऐड या सबट्रैक्ट कर दें बस। अगर लॉस है सबट्रैक्ट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तनवीर, अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, इसको हम डिस्क्लोजर में शो करेंगे कि इसका इतना लॉस हो जाएगा। हाँ वो तो मैं डिस्क्लोजर में पूरी वर्किंग शो करूंगा ना, मतलब ये प्रॉफिट कैसे है, लॉस कैसे है, ये तो आपने शो करना है, लेकिन यहां पर आपने ये स्टेटमेंट डालनी है, इसको डिस्क्लोजर में नहीं लेके जाएंगे, इसको फेस ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बताना है। ये भी कह रहा है फेस पे बताना है, टोटल बताना है, और होना भी यही चाहिए क्योंकि यूजर को पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूजर बैठ के, यूजर देखिए, यूजर नोट्स नॉर्मली अगर आप हैं और आप किसी कंपनी को चेक कर रहे हैं, सो वुड यू गो टू द नोट्स, देयर आर लेस चांसेस यू विल डू दैट। ज्यादा चांसेस ये आप देखेंगे पहले बैलेंस शीट टोटल कितनी बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल पोजीशन, फिर इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट किया कितना लॉस किया, बस, ठीक है। फिर अगर आप कहें कि यार देखूं कि क्यों किया, then you will go to the notes, otherwise you won't. So that's why this is given on the face of the statement of profit and loss and not disclosed in the notes. In the notes you will give the whole working for this one, which means over here you will write note number whatever 5 and then you will give the whole working, सारी working देंगे, ठीक है। Clear है class? जाए आगे। Okay, now what will it look like? ये किस तरह शो होगा? अच्छा, आपने जो नोट्स में चीजें देनी उसमें फुल स्टेटमेंट देनी, ठीक है, विच मींस रेवेन्यू बताएंगे 400 ब्रांच, एक्सपेंसेस, टैक्स से पहले प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना है, लॉस क्या है, ठीक है, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट और लॉस कितना है, यानी उसकी अलग इनकम स्टेटमेंट नोट्स में जाएगी, इसकी ये पूरी इनकम स्टेटमेंट नोट्स में जाएगी, विच मींस योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस will look like this. Continuing operation, ये काम मैं कर रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं, रेवेन्यू इतना कमा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस, I'll get the gross profit, माइनस मार्केटिंग वाली कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, माइनस एडमिन एक्सपेंस, I'll get profit from operations, फाइनेंशियल कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, फाइनल प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद एक लाइन के अंदर आपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन देना है, ठीक है, ये आ गया कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब एक लाइन के अंदर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, प्रॉफिट लॉस व्हाटएवर, यहां पर लिखिए पोस्ट टैक्स, टैक्स इसका भी देखें यहां पे माइनस करके ये दिए, इसका भी टैक्स माइनस करके ये दे दें, दोनों को ऐड कर दें, विल गेट दी फाइनल फिगर, सही है। और फिर इसका नोट डाल दें, और नोट में क्या लिखेंगे, पूरी स्टेटमेंट दोबारा से दे दें, ये पूरी स्टेटमेंट दोबारा से दे दें,
किधर गई? नोट में इसी तरह की स्टेटमेंट दोबारा बनाना है, उसके अंदर लिखे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, रेवेन्यू कितना है 400 ब्रांच का, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये आ जाएगा और ये फिर इस जगह पे ऐड, यानी आपने दो इनकम स्टेटमेंट्स बनाए, एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। गॉट द आइडिया? सही है, जाएंगे? ओके, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट की ब्रेक। Let's start class. So this is test student starting 2. It says Saint Valentine produced cards and sold roses. तो आपके पास दो चीजें देखें, कार्ड्स, रोजेस। तो इसका मतलब ये है कि चांसेस आर के दो हैं तो इसमें एक को डिसकंटिन्यू कर देंगे। However, halfway through the year ended 31st March 2016, the rose business was closed and the assets sold off, incurring losses on the disposal of non-current assets of 76,000 and redundancy costs of 37,000. Halfway through 31st March 2016, एक पूरा मैंने खत्म कर दिया, एक सेगमेंट, ये वाला रोजेस वाला डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया। हमने कहा था ना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हुआ है जो या तो मैं बंद कर चुका हूं या मैं सोच रहा हूं कि इसका ये पार्ट मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, ओके। आगे, incurring losses on the disposal of non-current assets of 76,000. मुझे लॉस उससे कितना हुआ? 76,000 का लॉस हुआ एंड नॉन करंट एसेट्स को बेचकर, ठीक है, एंड रिडंडेंसी कॉस्ट ऑफ 37,000 और कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई मेरी 37,000, ठीक है, ये दो कॉस्ट भी मैंने इनकर की। द डायरेक्टर्स रीऑर्गेनाइज द कंटिन्यूइंग बिजनेस, जो बाकी बिजनेस था उसको रीऑर्गेनाइज किया, उसके ऊपर भी पैसे लगे, कितने लगे? 98,000, ओके। Trading results may be summarized as follows. This is what we did in the year. ये काम हमने किया इस साल के अंदर। हमने क्या काम किया? Revenue from cards 650, from roses 320, cost of sales 320 and 150, distribution 60 and 90, distribution expenses, ठीक है, administration expenses 120 110, ठीक। Financial कोई cost given है? हाँ given है नीचे। Other trading information to be allocated to continuing operations is as follows. Financial cost 17, देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस मार्जिन, माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, माइनस एडमिन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, माइनस फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्री टैक्स इनकम आ जाएगी, टैक्स 31, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक स्टेटमेंट तो बन गई। और ये जो दो चीजें ये कहां की है? टू बी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कौन सा है? जो कार्ड्स वाला जो कार्ड्स वाला है, इसका, ठीक है, ये डिसकंटिन्यू हो गया। जब डिसकंटिन्यू हुआ तो मुझे इसके ऊपर क्या क्या नुकसान हुआ या फायदा हुआ? दो किस्म के, हाँ, दो किस्म के, कौन कौन से? रिडंडेंसी और ये रिडंडेंसी 37, ये दो हो गए, ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसने क्या लॉस किया, एक या एक कॉस्ट किया 98,000 का, जो था रीऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट, ठीक है। यानी बाकी बिजनेस को उसने रीऑर्गेनाइज किया ना, कि बाकी बिजनेस को तो सही करूं कि ये तो चलता है, तो उसके ऊपर 98,000 फर्दर कॉस्ट आई, ठीक है। समझ आ गई सारी? ओके, स्टार्ट करें। एक मिनट, रिक्वायरमेंट देख लें फिर उसके बाद स्टार्ट करें। रिक्वायरमेंट क्या है? Required. Draft the statement of profit or loss for the year ended 31st March 2016. Explain how an IFRS 5 discontinued operations presentation can make the information more useful to the users of financial statements. इसके बारे में क्या बताया था मैंने? ये वो theoretical part. क्या कहा था? कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो है तो उसके वन लाइन में बता दे कि वो तो बता देंगे, लेकिन according to IFRS 5, why is this presentation done? to give information to the intended user. How? दो बातें बताई थी, दो बातें बताई थी। एक नोट्स, नोट्स में तो ये दूंगा ना, वो तो कंफर्म है। नोट्स में आप देंगे क्या चीज? आमिर, द डिटेल द डिटेल ऑफ व्हाट?
इनकम स्टेटमेंट जो Of- जिसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं किसको? रोसेस Roses discontinued operation का statement of profit and loss will be given in the notes. वो तो हो गया. यस सर ये बताइए ये क्या है? Explain how an IFRS 5 discontinued operations presentation can make information more useful to the users of financial statement. बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले. Because it will tell the users that how the rest of the business is doing. So they can make decisions. What for? How the company will perform, yeah, how the continuing operations will perform in the future. That means it will tell you about the forecasting. You can forecast for the future. और दूसरा क्या चीज थी? दो चीजें थी. दूसरी क्या चीज थी? दूसरी क्या चीज थी क्लास? दूसरी क्या चीज थी? क्या चीज थी? Enabling them to predict future performance more accurately. Users can see the performance of the remaining operations. Remaining का अलग पता चल जाए मुझे, यानी मुझे पता चल जाए कि जो रहेगा उसने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है? और जो है वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा. So these are the 2 points which you need to add over here. ठीक है? Clear? Clear है? Okay. Workings पे आ जाए. Okay जी. Statement of profit and loss बनाना शुरू करें जी. This is the information class. This is the information you have. This is all the information you have. Start. Start ji, start. Start class. जी क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले क्लास रेवेन्यू किसका? Continued operations. So continued operations. ठीक है, ऊपर स्टेटमेंट कंपनी का नाम और जो भी है लिखना है वो लिख दीजिए. ओके, रेवेन्यू इज हाउ मच? 650. 650. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? Cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स Offset. 320. 320. दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वुड बी जी 30. 330. नेक्स्ट Distribution cost. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 60. 60. नेक्स्ट Administration cost. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 120. 120. Profit प्रॉफिट from operations. फ्रॉम ऑपरेशंस 150 150. ठीक, देन Finance cost. फाइनेंस कॉस्ट 17. 17. देन Profit before tax. प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है? ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जी 133. Tax. Tax would be 31. 31. So your profit after tax would be 102. Plus? Done? No. No? Reorganization cost. ये ठीक है? So reorganization cost of 98,000. So that means your actual profit after tax is this one. ठीक है? ये नहीं है. ठीक? इसको यहाँ पे नहीं लिखें. इसको मैं आउट से कहाँ पे लिखूँ यार इसको यहाँ पर कहीं लिखें ना. या बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे लिखें. It should come over here. इसको नीचे क्यों लिख रहा हूँ? ये किस्म का कॉस्ट है ना? Is it a finance cost? नहीं. ठीक है? So it will go somewhere over here. Profit from operation लिखकर, and then you need to add. You should add it somewhere over here. यहाँ पर इसको ऐड कीजिएगा. ठीक है? So can you rearrange? इसको आप कर सकते हैं, recalculate कर सकते हैं सारी चीजें. yes sir Okay. So now it will be 150 minus 98. for 52 So your profit from operations would be 52. ये ठीक है? Okay. अच्छा. फिर minus finance cost. So profit before tax will be 35 minus tax. So your profit after tax would be
4 बस खत्म। ओके, अब क्या करो, वन लाइनर लिखना है, कहा था ना आपको। वन लाइनर में आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब प्रॉफिट है कि लॉस है, डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं तो पहले उसको सॉल्व कर दें नोट्स में, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू नोट्स जी। ये नोट 1, ठीक है, इसी तरह लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ओके, रेवेन्यू जी, रेवेन्यू 320. 320। मैं यहां पे दोबारा सारी चीजें नहीं लिख रहा, ठीक है, ये रेवेन्यू है, इसके साथ लिखो 320। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स 150। So gross margin of profit 170. G class 170. 170. Then your distribution cost. Distribution cost 90. ये लिखा है ना यार, ठीक है। Administrative expenses 110. 110. So your profit from operations would be minus 30. minus 30. Okay. और इसके बाद और भी कुछ लॉस है, क्या लॉसेस है? Redundancy. Disposal of non-current assets, ठीक है। 76. So you will write disposal of non-current assets. How much? 76,000. And then there's another one, redundancy cost of 37. So minus 143 minus. So over here you will write loss from discontinued operations. ठीक है? Amount is, 140. so this will be सही है? सही है क्लास? क्लियर है? क्लियर? डन? आसान था? ओके, गुड। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ओके, so your chapter is actually done. ठीक, we are done with the chapter. There are some more questions at the end. उन questions में से कोशिश करते हैं, सारे करने की कोशिश कर लेंगे। So ये 147 कैसे? मुझे नहीं पता, आपने मुझे कहा है। जो इन्होंने कहा मैंने लिखा है। 143 will be offset because it is loss. And this is also, This is profit. This is plus. this is profit. Yes. तो 139 आ जाएगा। तो ये फिर होना भी लॉस है सर। तो लॉस तो है लेकिन अमाउंट तो ये नहीं आ रहा। 4000 है। चलो, सॉरी, इट्स 139, ठीक है। ओके, ओके क्लास, तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? We talked about reporting financial performance, ठीक, and we did that for two things. We talked about non-current assets held for sale and discontinued operation, which are covered in IFRS 5. So we talked about held for sale concept, कि held for sale concept क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक। Then we talked about how you will measure non-current asset held for sale. याद है क्या था? जब से डिसीजन कैरिंग हम के सेल करें उसी दिन से उसी दिन से उसको करेंगे। अमाउंट क्या लिखेंगे, मेजर क्या करेंगे? Lower of Lower of फेयर वैल्यू इज फर्स्ट नो या lower of the carrying amount कैरिंग अमाउंट एंड or फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सही है? Yes. ओके, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कर लेंगे तो सिर्फ एक एसेट का आ जाएगा। फिर देन वी टॉक्ड अबाउट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हम लोगों ने कहा था कि क्या चीज होती है? कंपोनेंट या पार्ट ऑफ ए operation. ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा, जब बेचेंगे तो क्या करेंगे? उसका अलग से स्टेटमेंट बनाएंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का। Okay. और उसका नेट बैलेंस जो है उसको फिर वन लाइनर में ऐड करेंगे टू द कंटिन्यूड एंड ऑपरेशन। ऑफ द यस सर। एंड ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सही है? क्लियर। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे भूल गए, ये हेल्ड फॉर सेल के नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसमें दो बातें और बताई थी जो आप लोगों ने नहीं बताई। Where will it be shown? नॉन करंट Current assets. It will be shown in current assets and at amount of lower of, तो ये करेंगे, but do we need to depreciate it afterwards? No. यहाँ तक तो डिप्रिशिएट कर देंगे ना, लेकिन इसके बाद वो हमने कहा था वो साल को जाएगा ना, तो अगर उसके दरमियान कहीं पर आपके पास आ गया, उसका एंड ऑफ ईयर कहीं पे आ गया और आपने बैलेंस शीट बनानी है, सो द मोमेंट वेयर यू डिसाइड इट इज हेल्ड फॉर सेल, उसके बाद इसकी
डिप्रिसिएशन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। और कोई पॉइंट रहिए? आई गेस दैट्स ऑल, ठीक है। सो दिस इज योर होल चैप्टर डन। वी हैव दिस क्वेश्चन। करें इसको, अभी स्टार्ट करें? वी स्टिल हैव टाइम। अच्छा, फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये तो करें ना, ये तो एग्जाम आ गया, ये तो करें। अकॉर्डिंग टू IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operations, which two of the following relate to the criteria for an asset held for sale? Which two of the following? इनमें से दो। The item must be a major line of operations or geographical area. एक ये है of for an asset held for sale. Second, asset must be available for immediate sale. Yes. Yes. Sale is expected to be completed within the next 3 months. No. No. Up to 1 year. Up to 1 year. Reasonable price has been set. Yes. Yes. So which two? B and B. सही है? Yes sir. इस तरह के भी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, ये भी दे सकता हूँ, ये ठीक है? ये हम एक्सपेक्ट क्योंकि ये आसान हो गया। स्टडी करते हैं। आप इसलिए इसको स्टडी करते हैं, ठीक। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operations, which of the following amounts in respect of a discontinued operation? अब बात कर रहा है discontinued operation की, इससे पहले बात कर रहा था non-current assets held for sale की। Discontinued operation must be shown on the face of the statement of profit or loss. क्या क्या चीजें फेस पे बतानी है? Revenue, gross profit, profit after tax, operating profit, all of the above. Profit after tax. 3 only. 3 and 4. प्रॉफिट Four. आफ्टर टैक्स Profit after tax. मुझे दोनों चीजें Profit after tax. बस So that means it will ओनली be. Yes sir. सही है? Yes sir. सही है, मैंने आपसे कहा था one liner. Yes sir. Post tax. Yes sir. ठीक है? तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक। ओके, आगे चलेंगे, वेलकम। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operations, how should non-current assets held for sale be valued? Lower value of Lower of बी दो चीजें हमने की, कौन कौन सी? कैरिंग अमाउंट, and fair value less cost. लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। Yes sir. लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। ये Yes sir. हायर, ये तो है ही नहीं, हायर ये भी नहीं, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये भी हो गया। ओके, halfway through the year an asset is identified as an asset held for sale after meeting the criteria according to IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operations. हाफ ईयर थ्रू आधा साल गुजर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद आपके पास 1 साल है, ठीक है। आधा साल गुजर गया है, 1 जनवरी से दिसंबर, आधा साल गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई में आपने डिसाइड किया, ठीक है। तो जुलाई से ये हेल्ड फॉर सेल है, तो अगर जुलाई से हेल्ड फॉर सेल है इसका मतलब इसका टाइम अगले जून के एंड या जुलाई तक है। ओके, आगे चले। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट वाज 150,000, यानी 1 जनवरी को 150,000 का था। ओरिजिनल कॉस्ट 200,000 2 इयर्स अगो। तो depreciation हो गया। कितना डिप्रिशिएट हुआ? 50,000. 50,000। कितना हुआ 1 साल? 25,000. 25,000। You getting the idea? यस Getting the idea, class? Okay, 25,000. The asset is being depreciated on a straight line basis. तो फिर इसका मतलब अगले साल कितना होगा? 25,000. 25,000। आपने कितना इस्तेमाल कर लिया अब तक? Half. 2 साल इस्तेमाल 2 साल तो हो गए. 2 साल तो हो गए ना, नहीं 2 साल के तो 50,000 हो गए, ठीक है। 2 साल के अगर 50 है तो 1 साल का कितना हो गया? 25,000. 1 साल का 25 हो गया। लेकिन हमने कहा हाफ ईयर, यानी 12,500 हाँ, हाफ ईयर का कितना हो गया? 12,500. Got the idea? Yes. The asset is being depreciated on a straight line basis. What should depreciation for you? सही? तो ये सर नहीं What करेंगे should ना। be depreciation expense for the year B? क्या कहा था आपको? कब तक depreciate करेंगे? जब तक जब तक held for sale ना हो. ना हो। आपने held for sale कब किया? Half year through. Halfway through the year, an asset is identified as an asset held for sale after meeting the criteria according to IFRS 5. तो आधे साल की तो करना है, तो आधे साल की अगर करेंगे तो 1 साल की कितनी है? 25। तो आधे साल की कितनी होगी? 12,500. तो इधर सिर्फ 12,500 आएगा. 12,500। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, आगे चलो। At the reporting date, an asset is identified as an asset held for sale after meeting the criteria according to IFRS 5, non-current asset held for sale and discontinued operations. ठीक? At the reporting date, ठीक है? Reporting date किसको कहते हैं? जिस दिन
अकाउंटिंग पीरियड जो है खत्म हो रिपोर्ट बना रहे हैं, Balance. ठीक है, बैलेंस शीट डेट. इन अदर वर्ड्स, वेयर शुड द एसेट अपीयर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? Current assets. जी ऑप्शंस बताता हूं आपको, ये ऑप्शंस थे बस इतनी ऑप्शंस है, इतनी ऑप्शन, बस यार ठीक है जी. separately below current assets. Part of the property, plant and equipment under non-current asset. No. No, it is not shown on statement of financial position. No. No, separately below non-current assets. No, separately below current assets. Current assets के नीचे आप बताएंगे कि this is the asset held for sale और उसका अमाउंट फिर लिख देंगे. अमाउंट क्या लिखेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने डिसाइड किया था, ठीक है, लोअर ऑफ द टू. और उसकी कैलकुलेशन अब तक तो 2-3 कर चुके हैं, आपके दिमाग में है, ठीक है. तो इंशाल्लाह एग्जाम में गलती का चांस नहीं होना चाहिए, ठीक. ओके, लेट्स मूव ऑन. Okay. CAT has a year end of 31st December. Okay. On the 1st January 2019, it classified one of its freehold properties as held for sale. At that date, the property had a carrying amount of 667,000 and had been accounted for according to the revaluation model. अब ये देखें revaluation के भी क्वेश्चन आ गए, ठीक है. इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो था कॉस्ट का क्वेश्चन, हिस्टोरिकल कॉस्ट का, कि कॉस्ट के ऊपर है उसकी डेप्रिसिएशन होनी है. तो अगर रिवैल्यूएशन का तो हमने क्या कहा था, रूल याद करें. सबसे पहले क्या करेंगे आप, 16 IS. हाँ उसके मुताबिक इसको रीवैल्यू करेंगे और फिर उसके बाद रीक्लासिफाई करेंगे. पहले रीवैल्यू करेंगे फिर रीक्लासिफाई करेंगे. ओके, आगे चलिए. And has been accounted for according to the revaluation model. Its fair value was estimated at 825,000 and the cost to sell at 3,000. ये fair value आ गई. Okay. In accordance with IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operations, what amounts should be recognized in the financial statements for the year to 31st December 2019? कितनी ऑप्शंस है? 1 2 3 4 है. ये लेकिन ये करूँगा तो नजर नहीं आएगा आपको. चलिए एक एक करके. फर्स्ट क्वेश्चन की तो समझ आ गई ना, क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है. ईयर एंड है 31 दिसंबर, इसका स्टार्ट होता है 1 जनवरी को. 1 जनवरी क्लासिफाइड एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, उसको क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल. उस दिन प्रॉपर्टी की अमाउंट थी 667. ये रीवैल्यूड अमाउंट है क्योंकि ये एसेट को हम रीवैल्यू करते होते हैं. फेयर वैल्यू वाज एस्टिमेटेड एट दिस, ये इसकी फेयर वैल्यू होगी. ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, गेन 155,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस 3,000, रीवैल्यूएशन गेन निल. पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं फिर आपके लिए आसान हो जाएगी. कैलकुलेशन करें जी क्लास, कैलकुलेशन. इसका डिफरेंस 155 है. 155 आ रहा है. तो 155 इसका मतलब आपका क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है. ठीक है, जब लॉस आ रहा है तो लॉस किधर जाता है, P&L को जाता है. और कहाँ पे जाता है P&L को, लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस. इम्पेयरमेंट लॉस. इम्पेयरमेंट लॉस ये तो गेन है. ये तो गेन है, तो आप लोग लॉस क्यों कह रहे हैं. ये 667 था और अब हो गया है 825 माइनस 3. अब इधर चला गया है. ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा. अच्छा, तो लेकिन एंट्री क्या होगी, एंट्री याद है सबको. Evaluation. ओके, अच्छा एंट्री क्या होगी, Valuation gain on. गेन. ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को क्या जाएगा, देखें ये जो पैसे हैं, पहले पैसे कितने हैं, पहले पैसों का हिसाब लगाएं. पैसे कितने बनते हैं 155. सबको एक ही जैसा आंसर है, किसी का आंसर में फर्क तो नहीं आ रहा. ओके 155 मैं कैलकुलेट नहीं किया, मैं 155 के साथ जा रहा हूं. ओके 155 हो गया. 155 क्या है मेरा, गेन. गेन कहाँ पे जाता है, Components. OCI. वो तो उधर लिखते हैं लेकिन जाएगा किधर, रिवैल्यूएशन सरप्लस को. इनमें कहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, रिवैल्यूएशन गेन निल, रिवैल्यूएशन गेन निल, रिवैल्यूएशन गेन 155, रिवैल्यूएशन गेन 158. ये 8 और 5 आ रहा है. आप लोगों ने सही कैलकुलेशन किया 5 श्योर.
667 और वो 825 को कंपेयर करके और 3000 इससे माइनस के तो 155 आ गया। अच्छा चलें 155 आ गया, मेरी बात मान रहा हूँ, ये आ गया। तो रिवैल्यूएशन गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है, ओके कर दिया। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस गेन, बोले ना क्लास, कुछ तो बोले। अगर आप ये ऑप्शन कह रहे हैं तो फिर ये सी इज योर ऑप्शन, ये सही नहीं है तो फिर इधर आ जाओ, ये भी नहीं है तो फिर कौन सा है? ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे आए, कोई ऑप्शन नहीं, चार ऑप्शन है, कोई एक है इसमें से, जितने भी। हाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस में डायरेक्ट जाएगा। अच्छा ठीक है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा तो फिर उधर शो करूंगा या नहीं? मैं आपसे पूछूं, सर ये तो नहीं शो करेंगे मेरे ख्याल में। सर ये सिर्फ हेड फॉर सेल और नहीं शो करेंगे। एसेट हेल्ड फॉर सेल कब हुआ? इसको हमारे पॉज करते हैं। एसेट हेल्ड फॉर सेल कब हुआ?